Dear students, welcome back. Now we focus on MA in Political Science. जामिया का एग्जाम मुझे बताया गया है कि कुछ दिनों में होने वाली है, तो जो मेरे पास में पेपर हैं बहुत ज्यादा नहीं है। एक पेपर ऑलरेडी हम लोग एनालाइज कर चुके हैं 2016 का, ये 2017 की पेपर है और फिर एक दो पेपर और होगी तो एनालाइज करेंगे। बट ये पेपर इतना अच्छा है कि इसमें मेरे सभी स्टूडेंट के लिए जो भी अन एग्जाम दे रहे हैं, मैंने यहाँ CUET नहीं लिखा है लेकिन CUET के लिए भी ये काफी यूजफुल होगा। सो लेट अस बिगिन। इसमें अच्छे क्वेश्चन का मतलब मिश्रण है। ये सिलेबस है, आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सिलेबस है। इसमें BA ऑनर्स के सारे आपके कोर्स पढ़ने हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इसमें लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी है, और जनरल नॉलेज ये लिख देते हैं, और करंट इवेंट। और इन्होंने पूछा है 8-10 क्वेश्चन इसे पूछा है, तो आपको सिलेबस से ही ये पूछ रहे हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 आपको, मतलब 1/4 आपको कट जाएगी। तो ये बहुत मॉडरेट निगेटिव मार्किंग होती है। आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि आप यदि 4 गलत करेंगे तब जाकर के एक सही के बराबर होगा। और यदि आपने अभी तक एग्जाम गाइड पॉल साइंस हेल्प का नहीं लिया है तो आप बहुत बड़े रिसोर्स को मिस कर रहे हैं। ये इस साइट पे अवेलेबल है। यहाँ पे 3 गाइड मैं आपको बताऊंगा कि एक जो है वो पिछले साल मैंने निकाली थी, जो उसको मैंने अपडेट भी किया है। ET गाइड है, एंट्रेंस टेस्ट गाइड, यूनिवर्सल गाइड है, वो जरूर लीजिए। दूसरा, यदि IR का आप एग्जाम दे रहे हैं तो IR गाइड है, वो स्पेसिफिक IR के एग्जाम के लिए है। और थर्ड जो है मॉडल टेस्ट पेपर है, उसमें मैंने बहुत मेहनत किया था कि किस तरह से आप एग्जाम की तैयारी करें। तो वो तीनों पेपर आप देख सकते हैं, सभी नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है। कोई दिक्कत हो तो आप मेल कर सकते हैं। मेल ID लास्ट स्लाइड में दी गई है। अब यदि हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, तो मैं फिर से बोलूंगा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। मतलब 100 क्वेश्चन हैं। 100 में से मुझे लगता है कि करीब 50 क्वेश्चन जो हैं बहुत रिलेवेंट है, जो हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गुड क्वेश्चन कलेक्शन, तो आपको हर एग्जाम में ये यूज होगा। कुछ क्वेश्चन इसमें अर्बिट हैं, लेकिन वो भी आपको याद रखने चाहिए। और कुछ क्वेश्चन जो करंट इवेंट से हैं वो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि उसके कोई मायने हैं नहीं। अब वो पूछे नहीं जाएंगे। ये 5-6 साल पहले का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नॉन सिक्योरिटी इश्यूज हैव टेकन प्रायोरिटी ओवर फोर्स, वायलेंस एंड मिलिट्री माइट बिकॉज ऑफ। तो आप देखिए, जो सिक्योरिटी जो है, स्टेट की सिक्योरिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी, अब इसको अलग अलग करके देखा जाता है। मतलब सिक्योरिटी का जो ट्रेडिशनल जो मायने था, जो रियलिस्ट फिनोमेना में आता है, वो स्टेट की सिक्योरिटी थी। और वो मिलिट्री से, आर्मी, एयरफोर्स, इनसे जो है आपकी सिक्योरिटी बढ़ती है। आपका कितना पावर है, या न्यूक्लियर आर्सेनल कितने हैं, कितने कन्वेंशनल आर्म हैं, ऑल लाइक। लेकिन नॉन सिक्योरिटी इश्यू जो है वो अब आगे बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि यदि आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं केवल सही ऑप्शन बताऊंगा 23 बढ़ने के लिए। ट्रांसनेशनलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन जो हुई है, ट्रांसनेशनलाइजेशन मतलब बॉर्डर से निकल गई है, उसके चलते जो है, जो नॉन सिक्योरिटी इशू है, जैसे अभी देखिए पैंडेमिक की इशू देखिए, वो नॉन सिक्योरिटी इशू है। कितना वर्ल्ड को कितना हाथ कर रहा है। अभी जो फूड सिक्योरिटी है, एनर्जी क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज है, और टेकिंग सेंटर स्टेज बिकॉज ऑफ, शायद थोड़ा बहुत ये सही इसका ऑप्शन है। According to political scientists, almost all system of government perform two basic function. ये सिस्टम अप्रोच का क्वेश्चन है। सिस्टम अप्रोच में जो डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल साइंस में दिया था, जो जनरल सिस्टम थ्योरी बायोलॉजी से निकल के आती है, बर्टन और फ्लाई, उनका भी नाम याद रख लीजिए, जिन्होंने की बायोलॉजी में इसको दिया था, उसको डेविड ईस्टन ने अडॉप्ट किया पॉलिटिकल साइंस के लिए। उसमें माना जाता है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम है, और इसमें इनपुट होते हैं और आउटपुट होते हैं। ये इनपुट को लेती है, प्रोसेस करती है आउटपुट, और फीडबैक लूप भी होता है। अब इन सब को यदि आप देखें इस क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑलमोस्ट ऑल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट परफॉर्म टू बेसिक फंक्शन। तो इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन जो है वो आएगी। अब ये एलमंड ने जो है इस पे काफी काम किया है। उन्होंने इनपुट फंक्शन को भी 4 तरह से बांटा है, जिसमें कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, और फिर आउटपुट फंक्शन को भी, जैसे कि रूल बनाना, एडजुडिकेशन, पॉलिसीज एंड ऑल, ये सब आउटपुट फंक्शन में आते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। आपको पता है कि अभी हम लोग लिबरल डेमोक्रेसी के जमाने में जी रहे हैं, जो फ्रांसिस फुकुआमा ने जिसको बोला एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। तो लिबरल डेमोक्रेसी जो लॉक से शुरू होती है और अभी एक पिनाकल पे पहुंच गई है, क्योंकि फासिज्म खत्म हो गई एज एन आइडियोलॉजी, सोशलिज्म खत्म हो गई यूएसएसआर के ढहने के बाद, तो उसकी पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। यदि आप अ, देखिए, गारंटी ऑफ सिविल लिबर्टी एंड राइट उसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे। गवर्नमेंट इज वेस्टेड विद अनफेटर्ड पावर। अब यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड है अनफेटर्ड। फेटर्ड का मतलब होता है चेन, बंधन। अनफेटर्ड का मतलब होता है निर्बाध, बिना किसी बंधन के। तो क्या गवर्नमेंट को क्या अनफेटर्ड पावर है? लिबरल डेमोक्रेसी में नहीं है। तो यही आपका जो है गलत है। अब बाकी दो को बस पढ़ लीजिएगा कि वो है उसके फीचर। मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ कि आप मत आगे बढ़िएगा। Human consciousness postulate liberty. Liberty involves right. Right demands of a state. ये टी एच ग्रीन का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, जिसमें वो लिबर्टी को कैसे जो है वो राइट से जोड़ते हैं, और राइट्स को कैसे ये कहते हैं कि स्टेट का कर्तव्य है, एक तरह से मोरल ड्यूटी है कि वो अपने इंडिविजुअल को उसके फुल कॉन्शियसनेस को अचीव करने के लिए वो अधिकार दे। वो मोरल प्रिंसिपल पे जाते हैं, काफी एरिस्टोटेलियन टाइप के ग्रीन, टी एच ग्रीन। तो ये ग्रीन की स्टेटमेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ग्रीन से जब भी आए ना, तो इस बुक को ग्रीन का आप नहीं भूल सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ये एक बुक है जो कि आपको ग्रीन के का जरूर जानना चाहिए। उन्होंने काफी बुक लिखे हैं। ये भी यहाँ जानना चाहिए कि ग्रीन जो है मोरलिटी, इथिक्स और इन सब, और दूसरा ये पॉजिटिव लिबरलिज्म के भी समर्थक माने जाते हैं, रूसो के जैसे। तीसरा फैक्ट इनके बारे में जानिए कि जो बोसनक्वेट हैं और बाकर हैं, ये दोनों इसके एक तरह से शिष्य हैं, तो उनकी भी थॉट जो है उससे मिलती है। बोसनक्वेट पे एक क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। अब यहाँ देखिए, क्लासिकल लिबरलिज्म स्टैंड फॉर। अब देखिए, जो पुरानी लिबरलिज्म है, जिसको हम क्लासिकल लिबरलिज्म कहते हैं, जो लॉक और हॉब्स भी थोड़े बहुत उनको देते हैं। जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो रॉल से आती है, जिसमें कि वेलफेयर स्टेट, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये सब की बात आती है। जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो वेलफेयरिज्म में बिलीव नहीं करता है। बाकी सब ठीक है, एक मिनिमल स्टेट में बिलीव करता है कि मेयर वॉचमैन स्टेट जिसको बोलते हैं। इंडिविजुअलिज्म में तो है ही, बिलीव करता है फ्री मार्केट, मार्केट को आगे रखना, ये सब तो है, नेचुरल राइट एंड अदर। बट वेलफेयरिज्म का मतलब ये होता है कि स्टेट जिम्मा ले लेती है लोगों के बेसिक मिनिमम नीड को पूरा करने का, उसको गरीबी को दूर करने का, तो वो इंटरवेंशनिस्ट स्टेट हो जाती है। ऐसे स्टेट टैक्स भी काफी लगाते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स लगाते हैं, मतलब जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो ये सब जो है क्लासिकल लिबरलिज्म के लिए एनाथमा है, मतलब वो उसको नहीं मानती है वेलफेयरिज्म को। सो इसमें 1 2 4 आ जाएगा। Which of the following article was incorporated in the Constitution of India by the Constituent Assembly for the promotion of international peace and security? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल है आर्टिकल 51, और इसको यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, आप मत आगे बढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको 51A से मत कंफ्यूज कीजिएगा। 51A जो है वो 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था पार्ट 4 में। डायरेक्टिव फंडामेंटल ड्यूटीज वो अलग है। अब यहाँ पे जो आर्टिकल 39 है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है। इसके अलावा उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात है, एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनने की बात है, और काफी सारे वर्कर के फैसिलिटी से लिविंग वेजेस की बात है। 39 को जरूर पढ़ लीजिएगा। 44 जो है इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब इसकी हलचल होने लगी है। सॉरी, यहाँ पे 44 मैंने गलत किया। 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूसीसी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इस पे अभी चूंकि अब डिस्कशन हो रही है, बीजेपी की शासन है, तो इस पे कभी न कभी एक उनका एजेंडा भी रहा था, तो ये पढ़ लीजिए। आर्टिकल 265 जो है, उसको चलिए आप छोड़ सकते हैं। वो ये है कि टैक्स जो है वो लॉ, ऑथोरिटी ऑफ लॉ से ही लगा सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट के परमिशन लगाई जा सकती है। बट ये 39 44 को जान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। 9 शेड्यूल कब लाया गया? तो ये तो जस्ट आजादी के बाद शायद 1950-51 में ही ले आया गया था, मतलब जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के कुछ ही समय बाद 9 शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट से लाया गया था। एंटी डिफेक्शन बिल राजीव गांधी 1985 में लेके आए थे। फर्स्ट नॉन कांग्रेस सेंटर में 1977 में जनता पार्टी का बना था। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट पंजाब 1966 में लैंग्वेज बेसिस पे पंजाब वाज द लास्ट स्टेट जो लैंग्वेज बेसिस पे बनाई गई थी। तो आप इसको क्रोनोलॉजी में कर लीजिएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। 52nd अमेंडमेंट का मैंने यहाँ पे दिया है उसको, या चूंकि यहाँ पे है ना एंटी डिफेक्शन, ये 52वां संशोधन हुआ था। 52nd अमेंडमेंट उससे लाया गया था, और इससे 10वीं शेड्यूल को जो इंसर्ट किया गया। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इन इंडिया पब्लिक ऑर्डर किस में इंक्लूडेड है? आपको पता है कि 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं आज के डेट में, पहले 97 थे तो बढ़ गए हैं। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं, 61 पहले 66 थे, क्योंकि इससे 5 सब्जेक्ट निकाल करके जो है वो कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए। कंकरेंट लिस्ट 47 से 52 हो गया। ये सब किए गए थे 42nd अमेंडमेंट 1976 में। इसमें जो 5 सब्जेक्ट डाले गए थे आप देख सकते हैं: एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये सबको जो है कंकरेंट में। तो इससे हुआ क्या कि सेंटर और ज्यादा मजबूत हो गया। तो पब्लिक ऑर्डर जो है वो स्टेट लिस्ट में है। लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो है। आइडिया ऑफ यूनियन गिविंग डायरेक्शन टू द स्टेट वाज अडॉप्टेड बाय द मेकर्स ऑफ द। कहां से ये आया? आपको पता है कि आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल, पर्टिकुलरली 257 आर्टिकल है, 256 भी है, 339 दो है, जहां पे कि सेंटर जो है यूनियन वो डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को कि इस तरह से एक्ट करो किसी मामले में। और यदि स्टेट उसको नहीं मानता है तो आर्टिकल 365 के तहत वहां स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ये आइडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया। ये छुपा हुआ फैक्ट है, इसको आप और वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन मार्क भी लगा रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क मैं वहां लगाता हूं जहां कि आपसे एक्सपेक्ट करता हूं और रिसर्च कर लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट suggested by Sarkaria Commission on the selection of governor? सरकारिया कमीशन 1983 में बनी थी, और उसमें बहुत सारे सेंटर स्टेट के बीच में जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो झगड़े के इशू हैं, उस पर अपनी राय उन्होंने दी थी। उसे कुछ लागू हुआ नहीं। उसमें से एक था कि गवर्नर जो है वो एक सेंटर के एजेंट के तौर पे काम करता है, तो उसको नहीं करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि वो जो है, ये सारी बातें उन्होंने कही थी कि पॉलिटिशियन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर इज नॉट अपॉइंटेड, नहीं होना चाहिए। दैट ए डिटैच्ड फिगर नॉट टू इंटीमेटली कनेक्टेड विद द लोकल पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड, इज नॉट अपॉइंटेड, इसलिए गलत हो जाता है। मतलब ऐसा डिटैच होना चाहिए, उसको एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। कंसल्टेशन होना चाहिए चीफ मिनिस्टर के साथ गवर्नर के अपॉइंटमेंट में, और गवर्नर जो है एक मेयर फिगरेटिव हेड होना चाहिए। वो वहां जाकर के वो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, उसको उसको शासन करने देना चाहिए इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को। तो सारे चीज सही है, केवल बी में नॉट काट दिए तो सही हो जाते हैं। आर्टिकल 30 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ग्रुप राइट्स देता है माइनॉरिटी को। जो आप 29, 30 दोनों जो है कल्चरल एंड माइनॉरिटी राइट्स हैं। तो इसमें राइट माइनॉरिटी को है अपना इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करने का, मैनेज करने का, और उसको गवर्नमेंट से बराबर हक है फंड पाने का, किसी भी और इंस्टीट्यूट के बराबर। इसको माइनॉरिटी की कल्चरल राइट आप कह सकते हैं, कल्चरल एजुकेशनल राइट। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इश्यू ए रिट ऑफ हैबिया कॉर्पस। आपको पता है कि 5 टाइप के रिट हैं। हैबिया कॉर्पस मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब किसी ने, यदि सरकार ने आपको अनधिकृत रूप से अरेस्ट कर लिया या कोई किसी ने किडनैप कर लिया, दोनों केस में हैबियस कॉर्पस के रिट आप फाइल कर सकते हैं। तो ये रिट जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों आप फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत आप कर सकते हैं। हाई कोर्ट का जो दायरा है रिट पिटीशन एक्सेप्ट करने का, वो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा बड़ा है, मतलब विशाल दायरा है। इसका पावर मतलब ये नहीं कि उसके पास ज्यादा पावर है, क्योंकि वो वहां पे लीगल राइट्स के लिए भी जो है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए भी आप रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। जबकि 32 के अंदर केवल आप फंडामेंटल राइट के इंफ्रिंजमेंट के लिए यदि आपका होता है तभी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, नहीं तो आपको हाई कोर्ट के थ्रू आना होगा। हैबियस कॉर्पस के अलावा जो है रिट ऑफ मंडमस है, मतलब कि कानून के अनुसार एग्जीक्यूटिव को कार्य करने के लिए ऑर्डर करती है कोर्ट। इसके अलावा कुओ वारंटो है कि आपने किस अधिकार से ये कुर्सी पे कब्जा जमा रखा है, ये पूछती है। और दो जो है लोअर कोर्ट या लोअर अथॉरिटी के लिए प्रोहिबिशन एंड सर्टियोरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो यदि इसको आप देखेंगे तो इसमें एरिस्टोटल जो है स्टेट इज मैग्निफाइड इंडिविजुअल, ये एरिस्टोटल का नहीं है, ये प्लेटो का है। इसको यदि आप हटा दें तो बाकी सब जो हैं वो मैच हैं। इसको पढ़ लीजिए। हेगल ने कहा स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मार्क्स ने कहा मॉडर्न स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास एक्सप्लॉयटेशन, मतलब बॉर्जोजिस क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, आगे बढ़ाती है। गांधी जी कहना था कि स्टेट रिप्रेजेंट वायलेंस इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। स्टेट मतलब जो वेस्टर्न नोशन ऑफ स्टेट है, जो मिलिटराइज वायलेंस बेस्ड स्टेट जो है, उसको वो अपोज करते थे। सो सही आंसर इसमें है एरिस्टोटल, जो नहीं है सही। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? एरिस्टोटल जो है, सर ये तो मैंने कर दिया है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द स्टेट बीन empowered टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 48A है। मैंने यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया है, बिना पढ़े आप आगे मत बढ़िएगा।
और यहाँ पे बाकी भी जो आर्टिकल हैं उन सबको देख लीजिए। 40 सब डीपीएसपी हैं। 43A जो है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट है, ये 42nd अमेंडमेंट से लाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 44 अभी मैंने बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आर्टिकल 46 जो है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन है, तो सभी को जानना चाहिए आपको। लेकिन 48A एनवायरमेंट। प्लूरलिस्ट जो है, प्लूरलिज्म जो थॉट है वो ये है जो अमेरिका से आई है कि जो पावर है किसी भी स्टेट में या राज्य में, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है मल्टीपल ग्रुप्स, एसोसिएशन, कम्युनिटी में। केवल स्टेट ही सारा पावर को मोनोपोलाइज नहीं करता है। बेसिक थॉट ये है। उसमें ये कहा जाता है कि स्टेट जो है वो एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन है। एक तो ये थॉट है। दूसरा जो मैक्लेबर कहते हैं कि स्टेट वन ऑफ द मेनी एसोसिएशन है। तीसरी थॉट है कि स्टेट जो है मेनी एसोसिएशन के बीच में एक न्यूट्रल एम्पायर या रेफरी का काम करता है। तो यदि प्लूरलिस्ट बिलीव दैट इज देखेंगे तो स्टेट इज मोरली सुपीरियर, नो। पावर ऑफ द स्टेट इज एब्सोल्यूट, नो। स्टेट इज वन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द सोसाइटी, ये भी है। सोसाइटी एंड स्टेट आर कोवियल एंड को एक्सटेंसिव। कोवियल का मतलब होता है हैविंग द सेम एज और डेट ऑफ ओरिजिन, तो कोवियल नहीं है, को एक्सटेंसिव भी नहीं है, तो सी सही है। द थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। आप याद कीजिए, चाहे बोदिन का लीजिए, चाहे जॉन ऑस्टिन का लीजिए, चाहे आप हॉब्स का लीजिए, जो जो सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी मतलब एक ऐसा डिटर्मिनेट इंडिविजुअल है या ग्रुप है जो जिसकी बात सभी एज ए हैबिट मानते हैं, उसका जो ऑर्डर है वही लॉ है, लेकिन वो किसी की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यही तो वो एब्सोल्यूट मोनार्किज्म से जो है वो एसोसिएटेड है। Which of the following characteristic correctly explain the Marxist perspective of nature of state? तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव देखें तो स्टेट एरोज आउट ऑफ क्लास कंट्राडिक्शन सही है। इट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सप्लॉयटेशन, ये भी सही है। रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज वायलेंस बाय द प्रोलेटेरिएट, कभी नहीं। सिंबलाइजेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंट्रा स्टेट इफिकेसी, इस तरह की बात नहीं कहेंगे। एक्सप्रेसेस सोशल डिविजिवनेस एज ए परसिस्टेंट रियलिटी, मतलब क्लास स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है, यस। तो ये 1, 2 एंड 5 होगा। 1, 2, 5 कहीं है नहीं, तो इसको 5 यदि मान लीजिए तो ये सही हो जाता है। मिसप्रिंटिंग थोड़ी है। यहाँ पे जो मैंने दिया है नोटेड प्लूरलिस्ट, जरूर इसको देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको आ जाएगा इसमें से कौन प्लूरलिस्ट थिंकर नहीं है। खास करके रॉबर्ट डहल ने तो इस पे पॉलियार्ची करके बुक ही लिखा है। लास्की, कोल, मैकलेवर ने जैसे ये कहा है, मॉडर्न स्टेट नाम की बुक लिखी। काफी ये लोग पॉपुलर थिंकर हैं जो इसमें प्लूरलिस्ट आते हैं, सब अमेरिका से ज्यादा प्रभावित हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इंडिया के लिए देखिए तो लोकल गवर्नमेंट ड्राइव्स इज अथॉरिटी फ्रॉम इट्स सबऑर्डिनेट, नो। लोकल गवर्नमेंट को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से मैंडेट मिलती है। मैं सीधा जंप करता हूं इसमें, इट डराइव्स द इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है लोकल गवर्नमेंट 73rd और 74th अमेंडमेंट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया गया। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इसलिए न्यूज में होगा कि उसमें आंग सान सूची न्यूज में होंगी। ये म्यांमार में जो आंग सान सूची ने डेमोक्रेसी मूवमेंट चलाया था, तो उनकी जो पार्टी जो उनके फादर ने स्टैब्लिश किया था उसका नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। सो ये अपोजिशन पार्टी म्यांमार में जो है रही है, अभी भी वो है, अभी भी अपोजिशन में है। वहां हुंता जो है, जुनता जिसको आप लिखते हैं हुंता, मिलिट्री रेजिम का वहां पे शासन है। द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, एफर्मेटिव एक्शन जो है वो सबस्टैंटिव इक्वलिटी आपको देती है, वो कोई फॉर्मल इक्वलिटी नहीं देती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्ड टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट करेक्ट? ये पूछ रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, कई बार हम लोग करेक्ट पढ़ लेते हैं इसको। मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, सही है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट उसको इलेक्ट करते हैं, मतलब चुनते हैं अपने एग्जीक्यूटिव को। दे डू नॉट हैव डेफिनिट प्रोग्राम ऑफ देयर ओन टू इम्प्लीमेंट, सही बात है। वो रिस्पॉन्सिबल भी जो है पार्लियामेंट को नहीं होते, या वहाँ के कांग्रेस को नहीं होते, या लेजिस्लेचर को नहीं होते, वो प्रेसिडेंट को अकाउंटेबल होते हैं। द मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, वही बात है। रियल एग्जीक्यूटिव इज द लेजिस्लेचर, नो। तो ये तो फॉल्स हो गया। जब एक बार फॉल्स आपको मिल गया तो फिर आपको जो है बहुत ज्यादा इस पे सोचने की जरूरत है नहीं। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है इन्होंने, देयर इज नो गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, ये क्यों इन्होंने लिखा है, ऐसा क्या मायने हैं? क्या ऐसा ऐसा कहीं पॉसिबल है कि थ्योरी प्रैक्टिस में कोई गैप ना हो? The unitary state is stronger than a federal one because all powers of government are concentrated in the hands of one single set of authority. बिल्कुल सही है, डेफिनेशन है। Hence there is पढ़ेंगे absence of conflict of authority and responsibility. Yes. अब ये क्यों होगा कॉन्फ्लिक्ट? जब एक ही अथॉरिटी है तो दूसरे से कोई इसका झगड़ा ही नहीं होगा।
यहाँ जैसे इंडिया में मान लीजिए सेंटर स्टेट में तकरार इसलिए होती है कि दोनों जो है पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ करते हैं और दोनों एक दूसरे से नहीं ड्रॉ करते हैं, तो इसलिए उसमें कन्फ्लिक्ट होती है। अब यहाँ पे जो मैच करना है, मैंने यहाँ पे ये नहीं दिया, टेबल नहीं दिया। टेबल इसमें सिंपल होगा, एक ही से आपका हो जाता है। जैसे मैकियावेली का आप देखिए तो ही वांटेड द क्रिएशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ए नेशनल मोनार्की इन इटली, यही तो उनका था। इसीलिए उनको मॉडर्न थिंकर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने नेशनलिज्म की बात जो है या नेशन स्टेट की बात पहली बार मॉडर्न जमाने में की। हॉब्स जो है यहाँ पे देखिए कि पढ़ के आपको लगता होगा पता नहीं क्या है, वांटेड ए स्टेबल मर्केंटाइल बॉर्जुआजी स्टेट इन इंग्लैंड। यदि आपको कंफ्यूजन है तो उसको छोड़ दीजिए। लॉक को देखिए, वांटेड टू रैशनलाइज द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो 1689 में हुई थी। तो ये तो आप सोच सकते हैं कि बिल्कुल सही है। तो यदि आप इसको सही समझेंगे तो फिर आपको मैच कर जाएगा, आपको हॉब्स इसी से मैच करना होगा। और मार्क्स जो है वांटेड ए सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिज्म, तो हॉब्स का वही बच जाता है। अब इस स्टेटमेंट को और थोड़ा सोचिएगा तो आपको सही दिखेगा। मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि इसमें काफी टाइम लग जाएगा। ये स्टेटमेंट भी सही है। Which of the following duties have been prescribed by the Indian Constitution? जो फंडामेंटल ड्यूटी 11 है, 11वीं जो है वो 86th अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था, उससे जो है 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई थी कि माता पिता का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि अपने 14 साल से कम बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, मतलब भेजें, उसको काम वाम में न लगा दे। तो उसमें जो 11 ड्यूटी में से यहाँ पे 3 ड्यूटी दी गई। एक ड्यूटी गलत है, वो है कि पे इनकम टैक्स। आपको पता है कि बहुत लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, नहीं करने की जरूरत भी नहीं है एग्रीकल्चरल इनकम से, इसलिए ये कोई ड्यूटी नहीं दिया गया। तो बाकी 1, 3, 4 जो है वो सही है, पढ़ लीजिएगा। डिफेंड करना कंट्री को, उसके कल्चरल हेरिटेज को बचाना, सेफगार्ड करना पब्लिक प्रॉपर्टी को। अब ये जो है स्टेटमेंट देखिए कि प्रेसिडेंट हैज द राइट टू एड्रेस, ये सब सही है। प्रेसिडेंट हैज द राइट टू एड्रेस द एंड सेंड मैसेजेस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू इलिसिट स्पेसिफिक, ये आर्टिकल 86 में है, मेमोरी से बोल रहा हूं, चेक कर लीजिएगा। द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय ए मिनिस्टर शुड बी प्लेस्ड बिफोर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी सही है, ऐसा कर सकती है। प्रेसिडेंट कैन कॉल फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रपोजल फॉर कंस्टिट्यूएंसी, वो कॉल कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है आर्टिकल 78 में कि प्रेसिडेंट को ये बताएं। ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट, अगेन आर्टिकल 78। तो ये सभी सही है। इसका जो ऑप्शन है मैंने हटा लिया है, लेकिन ये तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। Proclamation of emergency by President of India can be made on the written advice of the cabinet only. पहले ऐसा नहीं था, जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो उस समय में था वेग लैंग्वेज था कि मतलब कैबिनेट के एडवाइस पे वो कर देंगे, लेकिन अब रिटन एडवाइस हो गया है सबके, और उसमें साइन करके सबको देनी है। तो ये 44th अमेंडमेंट से किया गया था, इस तरह का सेफ गार्ड बनाया गया। एक और किया गया कि अब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के लिए इंटरनल डिस्टरबेंस जो आइटम मतलब जो कॉज है वो आप नहीं यूज कर सकते हैं, इसके लिए आर्म्ड रिबेलियन चाहिए, मतलब बिल्कुल किसी ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया है तभी आप उसको ऐसा कर सकते हैं। वो भी 44th अमेंडमेंट से किया गया। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस द जजमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। ये एकदम ऑफ्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बेसिक स्ट्रक्चर पहली बार किससे आया, तो सीधा याद कर लीजिए केशवानंदा भारती केस से। मिनर्वा मिल में जो है इसको और स्ट्रेंथन कर दिया गया, और वहां कुछ कुछ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इस पे भी बात की गई। Which one of the following is not a characteristic of theocratic state? Theocratic state वो है जो कि religious rule से चलती है। तो religious authority should prevail over political authority. Government posts are filled on the basis of one's position in religious hierarchy, सही है। Religion rule are percepts like precedence over the political rule and regulation. तो एक ही बच जाता है, यही सही होगा। इट्स ऑथोरिटी, इस तरह के स्टेट की ऑथोरिटी इज बेस्ड ऑन पॉपुलर कॉन्सेंट, और यहाँ कट गया, पॉपुलर कॉन्सेंट नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये तो थियोक्रेटिक है। Among the following, identify the most powerful and largest number of pressure groups in India. तो ये तो एलिमेंट ने जो है इस तरह के ग्रुपिंग किए हैं, प्रेशर ग्रुप का, इंस्टीट्यूशनल ग्रुप, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, नॉन एसोसिएशनल, एनोमिक ग्रुप एंड एसोसिएशनल। उसमें यदि आप इंडिया में देखेंगे तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो है इंस्टीट्यूशनल ग्रुप जो है वही सबसे पावरफुल भी है। इंस्टीट्यूशनल मतलब जो इंस्टीट्यूशन बन जाए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, फिक्की, एसोचेम एंड इस टाइप के जो है। 73rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर, आपको टू टियर जहां देखिए सब काट दीजिए, आपको पता है इसको नहीं माना गया था। हमारा 3 टियर है, पहला टियर ग्राम पंचायत, दूसरा जो है वो मंडल पंचायत या ब्लॉक पंचायत, और तीसरा जो है जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इसलिए 2 से आप काट सकते हैं। कम्युनलिज्म किसको बोलते हैं, अभी भी इससे काफी आहत हमारी पॉलिटी। तो कम्युनलिज्म मतलब अपने कम्युनिटी को सुप्रीम रख करके दूसरे कम्युनिटी
कम्युनिटी को नीचा दिखाना और उसके बेसिस पे वोट गैदर करना कि तुम मेरे कम्युनिटी के हो तो हमको वोट दो, इसको कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। सो इसको आप पढ़िएगा तो ये आ जाएगा, यूजिंग कम्युनिटी आइडेंटिटी फॉर पॉलिटिकल गेन। मतलब आप इस बेसिस पे वोट मांगिए कि आप तो मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आप सिख हो, ईसाई हो, या आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेंबर हो। द बेस्ट फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म सूटेड फॉर कंट्री लाइक इंडिया। कोई बोलेगा कि किसी भी कंट्री के लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगी, ना ही कंपिटिटिव बार्गेनिंग और कन्फ्लिक्टिंग सब थोड़ी होगी, सभी कहेगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। Who among the following was considered to be the forerunner of backward class movement? ये सभी बैकवर्ड क्लास मूवमेंट के चैंपियन रहे हैं, रामास्वामी नेकर, लोहिया, अंबेडकर। लेकिन ज्योतिबा फुले, यदि फूले चूंकि पहले इन सब से आए बर्थ में, इनका जो क्रोनोलॉजी है, तो आप इसको मान सकते हैं, और बहुत बड़े चैंपियन भी थे महाराष्ट्र में फूले। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी एडवोकेट ऑफ लिबर्टेरियनिज्म, ये इतना ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी जो कंटेम्प्रेरी 3 ही लिबर्टेरियन जो है, कंटेम्प्रेरी तो मतलब अब तो सबका डेथ हो चुका है, लेकिन जो 90s में उसमें हयाक, नॉजिक और मिल्टन फ्रीडमैन आते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन पता नहीं है या नहीं, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन नॉजिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट लिबर्टेरियन थिंकर माने जाते हैं, जिन्होंने कि स्टेट एनार्की यूटोपिया लिखा। उसमें उन्होंने अपना इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया इन द रिस्पॉन्स टू रॉल थ्योरी ऑफ जस्टिस। रॉल को आप मॉडर्न लिबरल थिंकर मान सकते हैं, पॉजिटिव लिबरल। हैबरमास जो हैं वो फ्रैंकफर्ट स्कूल के क्रिटिकल थिंकर हैं, और डॉर्किन जो हैं लक इगैलिटेरियन के थिंकर माने जाते हैं। द आइडियल ऑफ इंटरनेशनलिज्म, देखिए इससे जुड़ा हुआ 3 टर्म समझिए। एक है कॉस्मोपॉलिटेनिज्म, मतलब विश्व बंधुत्व की भावना, वो एक अलग है। एक इंडिविजुअल लेवल पे कि हम मानते हैं कि हम ग्लोबल सिटीजन है, कहीं पे कुछ हो रहा है तो हम उसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। यदि कहीं कोई भूख से मर रहा है इथियोपिया में, तो यदि हमको डोनेट करना चाहिए इंडिया, जो कि हम एक डोनेट करें और वहां इंडिया पहुंचा दे उसको, या सीधे हम कोई सोशल साइट पे जाके करें, ये कॉस्मोपॉलिटेनिज्म है। कहीं पे मार काट मच रही तो हमें द्रवित होना चाहिए। इंटरनेशनलिज्म जो है वो नेशन के केस में आती है, जहां की एक, जैसे कनाडा का आप लीजिए कि जो जो इंटरनेशनल लॉ है, रूल है, रेजीम है, उसके तहत हम चलेंगे, हम आइसोलेटेड नहीं रहेंगे नॉर्थ कोरिया की तरह। सो इंटरनेशनलिज्म इन्वॉल्व, आप देखिए तो पार्स, देखिए ये क्या है, पार्शियल अबंडमेंट, अबंडनमेंट ऑफ, सॉरी मेरे प्रोनाउंसिएशन में जाइए, अबंडनमेंट ऑफ नेशनलिज्म। तो इसको पार्शली आप अबंजन करते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा यदि हम प्रमोट नहीं करते हैं, मतलब पैरोकियोलिज्म के हद तक कि हमारा नेशन ही सबसे श्रेष्ठ है, और हम इंटरनेशनल लॉ रेजिम इन सब को हम मानते हैं, और एक तरह की भावना रखते हैं कि ह्यूमैनिटी जो है वो ग्लोबल है, एक ही चेन है, तो वो इंटरनेशनलिज्म है, मतलब नेशन के पर्सपेक्ट में ही आता है। मार्क्सियन व्यू ट्रीट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज एन एक्सटेंशन ऑफ क्लास वार एट द ग्लोबल लेवल, यही तो है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में। मतलब जैसे इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम देखिए, वॉलस्टीन का तो क्या है, वो जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम हो गया है। जैसे एक कंट्री में कैपिटलिस्ट क्लास है, वो डोमिनेट करता है वर्किंग क्लास पे, उसी तरह ग्लोबल लेवल पे जो कोर है वो कैपिटलिस्ट नेशन है, जो डोमिनेट करते हैं थर्ड वर्ल्ड के कंट्री से, जहां से वो चीप लेबर और रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। Who among the following justified the absolute power of the sovereign on the basis of an original and irrevocable, मतलब जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, agreement या social contract of the people to surrender their natural right to the authority? ये हॉब्स के अलावा और कौन कह सकता है? लेवाइथन, आप याद कीजिए हॉब्स। द आइडिया ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, अब चलिए इन्होंने क्या लिखा है, तो बहुत चीज लिखा, पढ़ लीजिएगा। इन 1970s में दिया गया, किसने दिया, और यहाँ पे इन्होंने गलती क्या कर दिया, इमैनुअल इनका नाम है, इमैनुअल मॉरिस वॉलस्टीन, यहाँ जॉर्ज दे दिया, तो वॉलस्टीन। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जैसे ही आप सुनिए वॉलस्टीन का याद कीजिए। सैमुअल हटिंगटन जो है वो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन के लिए याद कीजिए, एंड थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन के लिए याद कीजिए। एंडर गुंडर फ्रैंक को आप याद कीजिए, डिपेंडेंसी थ्योरी, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। कॉर्डोसो डिपेंडेंसी थ्योरी, एंड ब्राजील के राष्ट्रपति भी थे। विच वन ऑफ द इसमें से डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल गवर्नमेंट? कंट्रीब्यूट, यदि आपने कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट बना दिया यूएन टाइप का, तो वो क्या नहीं करेगा? तो एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कर देगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करेगा, मींस ऑफ कम्युनिकेशन को बढ़ाएगा, लेकिन इंटर स्टेट राइवलरी थोड़ी लाएगा। इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू इंटर स्टेट राइवलरी, इट विल रेड्यूस इंटर स्टेट राइवलरी। मार्क्सिज्म क्या बिलीव करता है? रियल इज रैशनल एंड रैशनल रियल, ये हेगल कहते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए।
और सोशल रिलेशन आर रूटेड इन मटेरियल कंडीशन मार्क्सिज्म कहता है, और ये दोनों भी हेगल के थॉट से जुड़े हुए हैं, पढ़ लीजिएगा। सो बी इज द राइट आंसर, बी। अब आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखें। इन हिज रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मॉर्गनथाउस ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिकल स्फीयर डिनोट। अब देखिए मॉर्गनथाउ ने एक और काम किया था कि उन्होंने पॉलिटिक्स एज ए सब्जेक्ट को ऑटोनोमस बनाने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि आदमी के अंदर एक ही साथ कई सारे जो हैं इमोशंस हैं, कई डायमेंशंस है उसके पर्सनैलिटी के। एक इमोशनल होता है, एक रिलीजियस होता है, स्पिरिचुअल होता है, इकोनॉमिक होता है, इथिकल मोरल होता है। उसमें से यदि आप इकोनॉमिक होता है, यदि उसमें से आप पॉलिटिक्स को देखें तो वो इंटरेस्ट और पावर का जो डायमेंशन है वो पॉलिटिक्स है किसी आदमी के अंदर ही। उसको यदि एक्सट्रैक्ट कर ले हम लोग तो आप इसको ऑटोनोमस डिसिप्लिन बना सकते हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होगा, उसको अलग ही रूल से आप पढ़ सकते हैं। सो इट वॉज autonomy of the political action in complete disregard to the other standard of thought. Which among the following scholars propounded the system approach towards the study of international relation? मेरे हिसाब से ये कोई इसमें सही नहीं है। ये करने वाले मॉर्टन कापलान थे जिन्होंने आईआर में जो है सिस्टम अप्रोच दिया। उन्होंने बुक लिखा सिस्टम एंड प्रोसेसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उन्होंने काफी इस पे काम किया। डेविड ईस्टन यदि ये सही मानते हैं तो डेविड ईस्टन ने जनरल जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल साइंस में जो है पहली बार वो इस सिस्टम अप्रोच लेकर के आए। और यहाँ पे मैकलेलैंड का नाम है तो डेविड मैकलेलैंड ने मोटिवेशन नीड थ्योरी दिया था। एक साइकोलॉजिस्ट थे ये। उनका कहना था कि 3 मेन ड्राइविंग मोटिवेटर होता है किसी आदमी के लिए। नीड फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन मतलब हमको कोई प्यार करे, बिलोंगिंगनेस जिसको बोलते हैं मास्लो ने कहा था, और पावर। तो ये आप थोड़ा सा जान लीजिए। बर्टन के बारे में भी आप जान सकते हैं, ये फेमस डिप्लोमैट थे और काफी इनके भी थॉट जो है बहुत पॉपुलर रहे हैं। इन्होंने जो है प्रोविंसन करके थ्योरी दिया था कि किसी कंटेंट को इससे पहले कि वो आपको परेशान कर दे स्टेट को, उसको प्रोहिबिट कर देना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। बर्टन Which country was appointed the first chairman of the Decolonization Committee of the United Nations? ये एक अरबी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन ये कभी आपको पूछा जा सकता है। C24 बनी थी स्पेशल कमिटी ऑन डीकोलोनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का ऑफ कोर्स, और उसमें इंडिया जो है उसका फर्स्ट चेयरमैन C24 का बना था। अब तो इसकी कोई रिलेवेंस रही नहीं, इंडिया। Which one of the following officials are appointed by the president on the advice of prime minister? सभी इंडिया में जितने अपॉइंटमेंट होते हैं, इवन हायर एडमिनिस्ट्रेशन का भी, वो सब प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट होती है लेकिन प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक कमिटी को चेयर करते हैं, उस कमिटी का नाम होता है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। ए स्टैंड फॉर अपॉइंटमेंट। सो जितने भी अब हायर यहाँ पे देख रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, गवर्नर ऑफ द स्टेट, जजेस, इस सब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो ऑल ऑफ द जहां भी हो तो वो सही ज्यादा होता ही है। द आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रिसेंटली रिवाइव्ड। रिसेंटली का मतलब कि 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में कहिए, 1970 में रॉल ने जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेडिशन था उसको फिर से रिवाइव किया अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में, और उन्होंने नॉर्मेटिविज्म को भी फिर जिंदा किया। उन्होंने पॉलिटिकल फिलॉसफी जो खो गई थी, डिमाइस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज को कहते थे, उसको भी उन्होंने रिवाइव किया, जिंदा किया। इसलिए उनको 20th सेंचुरी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर माना जाता है, जॉन रॉल। नॉजिक जो है लिबर्टेरियन, आपने अभी देखा क्वेश्चन। ऑक्सफोर्ड जो है एक कंजर्वेटिस्ट हैं जो कि हिस्टोरिकल अप्रोच अपनाते हैं। हाना आरेंट जो है ये भी काफी फेमस हैं। ये फेमिनिस्ट नहीं है, याद रखिएगा, ये टोटलिटेरियन और रिवॉल्यूशन इन सब पे लिख दिया है। द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्राइमरली सीक्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये इतना कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि कहीं पे इसमें गलत आंसर दे दिया गया कि टू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, और इससे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए, जबकि इसका सही है कि ये बेसिकली जो है ये थ्योरी था कि ओरिजिन ऑफ स्टेट कैसे हुआ, स्टेट ऑफ नेचर से कैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू स्टेट बनी। तो स्टेट वाज ए क्रिएशन ऑफ नॉट डिवाइन क्रिएशन बट सोशल कॉन्ट्रैक्ट अमॉन्ग पीपल। अपने ही राइट, अपनी ही लाइफ को अच्छा बनाने के जो समझौता था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, वो उसका परिणाम ओरिजिन ऑफ स्टेट था। सो इट इज टू एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ द स्टेट। मत कंफ्यूज करिएगा, बी इसका सही आंसर नहीं है। Which one political thinker was the first exponent of the liberal theory of state? फर्स्ट देखेंगे ना तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये जॉन लॉक है, क्योंकि हॉब्स ने लिबरल थ्योरी नहीं दिया था, एब्सोल्यूट मोनार्किज्म दिया था। टीएच ग्रीन सब तो बाद में आए थे। रूसो ने पॉपुलर सोवरेनिटी दिया था लॉक की तरह, लेकिन वो बाद में आए थे डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसा।
रॉल्स प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, आपको पता है कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का प्रिंसिपल दिया अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में, इज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ डिफरेंस प्रिंसिपल। इसको सीधा याद कर लीजिए, इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछता है कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज ए सिविल राइट? ये भी क्वेश्चन बहुत ऑफ्ट रिपीटेड है। सिविल राइट वो होता है जैसे कि जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, राइट टू राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब जो है सिविल राइट्स हैं, जो आपको जिंदा रहने के लिए, एक सांस लेने के लिए आपको जरूरत है, जो एक सिविल सोसाइटी में चाहिए आपको। सो इट इज राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं, इकोनॉमिक राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू इलेक्ट ये पॉलिटिकल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी इकोनॉमिक राइट। Who among the following has expressed the view that if justice is taken away, the state becomes a band of robbers? आपको यदि आप पहली बार पढ़े तो आपको लगेगा अर्बिट क्वेश्चन, अर्बिट नहीं है क्योंकि ये 2-3 एग्जाम में पूछा चुका है। जस्टिस इज टेकन अवे, स्टेट बिकम द बैंड्स ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का समूह बन जाता है। ये सेंट अगस्टाइन ने कहा था, और सेंट अगस्टाइन को इसलिए आपको जानना चाहिए कि ये 5th सेंचुरी एडी में ये फाउंडर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी है। इन्होंने सिटी ऑफ गॉड लिखा था, इन्होंने विभेद किया था, डिफरेंस किया था सिटी ऑफ गॉड एंड सिटी ऑफ मैन। वॉल स्ट्रीट जो है वो क्या है? वॉल स्ट्रीट एसोसिएटेड है स्टॉक, यूएस के स्टॉक मार्केट का। यदि आप साउथ न्यूयॉर्क में जाएंगे तो वॉल स्ट्रीट दिखेगा, वहाँ बुल का जो है फेमस इमेज दिखेगा। वॉल स्ट्रीट उनका वो जगह है जहाँ पे कि वहाँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, और वहीं जैसे कि इंडिया में दलाल स्ट्रीट उसको कहते हैं, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, तो ये न्यूयॉर्क में है। Which of the following is a public sector undertaking? ये सब बहुत आसान जीके का भी, यहाँ जनरल नॉलेज ये चले हैं। विप्रो नहीं है, प्राइवेट है, रिलायंस हिंडाल्को नहीं है, सब प्राइवेट है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो जो हवाई जहाज और हवाई इक्विपमेंट बनाती है वो है हाल। रॉजर फेडरर जो है वो किस कंट्री से? अगेन ये जीके का क्वेश्चन है, ये स्विट्जरलैंड से है। यहाँ पे आपको जाना चाहिए राफेल नडाल जो अभी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर माने जाते हैं, इनसे भी ज्यादा, फेडरर से भी आगे बढ़ गए हैं, वो स्पेन के हैं। और जो जोकोविक है, नोवाक जोकोविक, जो कि सेकेंड सबसे प्रोलिफिक माने जाते हैं टेनिस प्लेयर। 3 जो हैं ग्रेट हैं, फेडरर स्विट्जरलैंड के, नोवाक जोकोविक जो सर्बिया के हैं, और स्पेन के राफेल नडाल। इन तीनों को आप भूल नहीं सकते। और उसके पहले भी 2 आपको याद करना है। पुराने जमाने में तो बियॉन बॉर्ग जो कि स्वीडन से होते थे, या चेक कर लीजिएगा किस कंट्री में होता है, स्वीडन से थे बियॉन बॉर्ग, चेक कर लीजिएगा। और देन मैकेनरो जो अमेरिका से थे, यूएस। एज ऑफ एंगर ए हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इज ए बुक रिटन बाय। तो अब ये जो है मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ये आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये तो नेट पे आपको मिल जाएगी। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूं। 1 रुपी करेंसी नोट पे किसका सिग्नेचर होता है? 1 रुपी नोट एक बहुत ही मजेदार नोट है जिसपे कि आरबीआई गवर्नर का साइन नहीं होता है। बाकी सब पे जो है आरबीआई गवर्नर का साइन होता है, लेकिन 1 रुपी नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का साइन होता है। इसके अलावा 1 रुपी नोट में एक और मजेदार बात है कि ये जो है लीगल टेंडर नहीं माना जाता। मतलब कि यदि आपको और नोट को कोई लेने से रिफ्यूज करे तो आप आरबीआई के पास जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि मैं धारक को 10 रुपये, जो 10 रुपये का नोट है, 10 रुपये के समान जो है वैल्यू देने का वादा करता है, ऐसा कुछ लिखा रहता है। मतलब कि आपको आरबीआई उसको भजा देगा, मतलब 10 रुपये के बराबर आपको कीमत दे देगा। लेकिन 1 रुपये नोट में ये पावर नहीं होती है। 1 रुपया नोट एक तरह का सिक्का है समझ लीजिए, जिसमें कि लीगल टेंडर नहीं होती है। तो फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। Which of the following is an international prize presented annually by King of Norway? अब ये सब इतना अर्बिट क्वेश्चन है। एबेल प्राइज है, आप कंफ्यूज करके नोबेल प्राइज मार सकते हैं क्योंकि नॉर्वे से रिलेटेड है। हेडक्वार्टर आईएमएफ का ये अच्छा है, वॉशिंगटन डीसी में है। यहाँ पे ये याद रखने की बात है कि रोड के एक तरफ जो है आईएमएफ है, दूसरी तरफ जो है वर्ल्ड बैंक है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दोनों जो है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। दोनों 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से प्रकाश में या सेटअप किए गए थे। फाइनेंस कमीशन कितने साल के लिए बनता है? तो 5 साल के लिए बनता है। अभी जो फाइनेंस कमीशन है उसको 15th फाइनेंस कमीशन कहते हैं, जिसके चेयरपर्सन डॉक्टर एनके सिंह हैं। और इसकी जो रिकमेंडेशन है वो 21-22 से लेकर के 25, सॉरी यहाँ तो दिख नहीं रहा है, 25-26 तक जो है लागू रहेगी। तो ये 15वां फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत जो है सेटअप की जाती है, और ये सेंटर स्टेट के बीच में फंड के बंटवारे का जो है वो डिसाइड करती है, टैक्स के भी बंटवारा कैसे होगा। अब ये जो है आप पढ़ लीजिएगा, ये सारा ही सही है, इसलिए इस पे टाइम बर्बाद करना बेकार है। ऑल ऑफ द अबव आप पढ़ लीजिए, ये सब खेल के बारे में है। ऑल ऑफ द अबव सभी सही, ऑल सही। लैटिन अमेरिकन पॉलिटिक्स इज समटाइम कॉल्ड ए लिविंग, यहाँ पे आप लाइनिंग में समझिएगा, लिविंग म्यूजियम। ये किसने कहा है?
तो ये एंडरसन ने कहा। अब इसको मैं टिक मार रहा हूँ और पढ़ लीजिए इस पे। स्वराज ऑफ टुडे इज विद इन द एम्पायर एंड नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ इट। ये थोड़ा अरबिक टाइप का लाइन है, लेकिन स्वराज से जहां आए तो वहां आप तिलक को याद कर सकते हैं। स्वराज इज माई बर्थ राइट से, तो उन्होंने ही ये बात कही थी। अब तिलक के बारे में चूंकि बीत गया है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, तिलक को जो है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा गया था। एक ऑथर ने कहा था, उस ऑथर का नाम तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, मतलब सबसे पहले उन्होंने जो है अनरेस्ट दिखाया स्वराज पाने की। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन किस टाइप का राइट है? तो अगेन ये एक सिविल राइट है। अभी आपने देखा स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी सिविल राइट से, 2 क्वेश्चन पूछ दिया सिविल राइट से। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यह भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इसमें 2 सही आंसर। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है एसटीवी का फॉर्म ले सकता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, या पार्टी लिस्ट सिस्टम, या अल्टरनेट वोट सिस्टम भी जो है वो भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। अल्टरनेट वोट सिस्टम को इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हर कैंडिडेट को वोटर जो है 1, 2, 3 ऐसे रैंक देता है। किसी मतलब जितने उसमें कैंडिडेट होते हैं, मान लीजिए कि एक लिस्ट बना हुआ है, 5 कैंडिडेट हैं, तो 5 को 1, 2, 3, 4, 5 जिसको जो रैंक देना है दे दिया। अब सबका फर्स्ट जो है प्रेफरेंस काउंट होता है। यदि 50% से अधिक कोई ले लिया तो वो जीत गया, नहीं यदि जीता तो सबसे जो कम जिसको प्रेफरेंस मिला है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, और उसके सेकंड प्रेफरेंस देखते हैं किसको है, और उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मानते हुए मतलब उसको ट्रांसफर कर देते हैं जिसका इसका सेकंड प्रेफरेंस है, फिर काउंट करते हैं। इस तरह से जो जीतता है उसको अल्टरनेट वोट सिस्टम कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये और कई जगह लागू है। ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसलिए तो डाउटफुल हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिमेरिट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम? दूसरा क्वेश्चन, डिमेरिट क्या होगा कि ये जो है बाई पार्टी सिस्टम तो नहीं ला सकता है, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें इवन माइनॉरिटी को भी थोड़ा सा सीट मिल जाता है। तो कोलिशन गवर्नमेंट होगा, मल्टी पार्टी होगा, कॉम्प्लेक्स है, ये तो है ही। तो ये सब डिमेरिट क्यों कहा जाए, मतलब कोलिशन होना डिमेरिट क्यों है, मल्टी पार्टी सिस्टम डिमेरिट क्यों? आई डोंट नो, पहले से आपने नोशन मान लिया कि ये सब डिमेरिट है, बट एनीवेज ये रॉन्ग है कि ये बाई पार्टी सिस्टम लाएगी। डिमेरिट या मेरिट कहना तो गलत। Under proportional representation system, तीसरा क्वेश्चन, the minorities get representation in proportion to their strength। पहला ही स्टेटमेंट इतना सही है, आगे केवल देख करके देख लीजिए, बाकी सब गलत होगा ही, लेकिन यही सही है। डिसीजन ऑन डिफेक्शन अबाउट क्वालिफिकेशन, मतलब कि कोई मेंबर जो है डिफेक्ट कर गया, आया राम गया राम हो गया, एक पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी, तो कौन अथॉरिटी है जो डिसाइड करता है उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा? अंडर 10th शेड्यूल या अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, जो 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लाया गया 1985 में। मैंने एक बार फिर से आपको बता रहा हूं मैं, तो वो अधिकार जो है वो लेजिस्लेचर का जो हेड होता है स्पीकर, उसको दिया गया है। लेकिन वो पावर भी अब जुडिशियल रिव्यू के जद में आ गई है, दायरे में आ गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो सकती है और फिर वहां पे भी उस पर जो है बहस होती है। सो स्पीकर, यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि डिस्क्वालिफिकेशन एक और तरीके से होता है, बहुत तरीके से, जिसमें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि आप एक ही साथ कोई और काम भी कर रहे हैं, और लेजिस्लेचर भी हैं, और भी इंसॉल्वेंट है, दिस है, वो सब पावर जो है वो प्रेसिडेंट को दी गई है, जो इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं। और ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है वो स्पीकर को दी गई है, ध्यान रखिएगा। वो आर्टिकल 102 और 103 है जो प्रेसिडेंट इसके तहत डिस्क्वालीफाई करते हैं। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मैंने बताया था कि ये तिलक का है, तो ये तो फिर से पूछ दिया गया। Who said right is a reasonable claim recognized by society and enforced by the state? तो ये अगेन जो मैंने कहा था ना, बोसानकोट आपको देखेंगे, बोसानकोट जो है वो ग्रीन के, ये और बार्कर जो है वो टीएच ग्रीन के शिष्य रहे हैं। तो बोसानकोट ये भी लिबरल, जिसको कि बोसानकोट आइडियलिज्म, जिसको एब्सोल्यूट आइडियलिज्म कहते हैं, उसके समर्थक थे। ये सब ब्रिटिश हैं, टीएच ग्रीन, बोसानकोट एंड एडमंड बार्कर। इवन लास्की भी ब्रिटेन के ही हैं। मार्क्स ने भी ब्रिटेन में ही अपना सारा काम किया। लास्की जो प्लूरलिस्ट हैं, थोड़े लेफ्ट ओरिएंटेड हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, प्रॉपर्टी, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब किससे रिलेटेड है? ये सब थोड़ी डिक्टेटरशिप, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्ची से होगा, केवल डेमोक्रेसी से ही ये सब नॉर्मेटिव वैल्यू जुड़े हुए हैं। हु सेड द गॉड हु गिव अस लाइफ गिव अस लिबर्टी एट द सेम टाइम? ये थॉमस जेफरसन, जो कि फादर ऑफ अमेरिका कह सकते हैं, मॉडर्न अमेरिका, वो सब जो कुछ लोग जो थे जिन्होंने अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने और इस सब में किया, उन्होंने, थॉमस जेफरसन ने ये कहा था। द लीगल थ्योरी ऑफ राइट, जो कि जेरेमी बेथम है, वो बिलीव करता है कि जो भी राइट है वो स्टेट के द्वारा क्रिएटेड है, स्टेट के बाहर कोई राइट नहीं होता, राइट्स आर क्रिएटेड बाय द स्टेट। और क्या है, कोई नेचुरल राइट को नहीं मानते हैं। जैसे बेंथम ने कहा था कि नेचुरल राइट्स आर नॉनसेंस बिल्ट अपॉन द स्टेट, मतलब कि ये नॉनसेंस है, इसका कोई मतलब नहीं है। जब स्टेट है तभी राइट है, अधिकार तभी है जब स्टेट है, वो कानून बनाती है, उसी कानून से आपको जो अधिकार मिलते हैं। ऐसे स्टेट ऑफ नेचर में तो जो हॉब्स ने कहा था, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल हो जाएगा।
सिविल राइट्स आर गिवन टू द इंडिविजुअल बाय, कौन देगा? स्टेट देगा। और कौन देगा? सभी राइट्स जो स्टेट ही देता है। मतलब वैसे तो नेचर, यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है कि सिविल राइट हमको नेचर से मिला हुआ है, लेकिन डिफिकल्ट है। मतलब मेरे अनुसार से ज्यादा अच्छा ऑप्शन स्टेट है। हु सेड लिबर्टी इज द अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट? अब ये अर्बिट क्वेश्चन है, लेकिन अभी अर्बिट इसलिए नहीं रह गया कि ये 3-4 एग्जाम में पूछ दिया गया है। ये शीली ने कहा था, प्रोफेसर शीली। अब शीली के बारे में और जाकर के पढ़ सकते हैं। ये अर्बिट क्वेश्चन को याद कर लीजिए, कहीं आ जाएगा तो आपको एक एडिशनल आंसर मतलब एडिशनल मार्क्स मिल जाएगा। Who first gave the concept of distributive justice? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार जो है इतिहास में जो दर्ज है वो एरिस्टोटल ने दिया था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है कि समाज में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेल्थ, इनकम, रिवार्ड, ऑनर, पॉलिटिकल ऑफिसेज, वो ऐसा होना चाहिए कि वो जस्ट हो, एक ऐसा आधार हो जिसपे कि लोग ये ना कहें कि किस बेसिस पे कर दिया गया। जो उन्होंने कहा था कि वो प्रोपोर्शनल इक्वलिटी और मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए। राइट्स आर इम्बॉडीमेंट ऑफ इथिकल आइडिया, ये किसने कहा है? तो ये भी जो है बसानकोट को दिया जाता है श्रेय कि उन्होंने ऐसा कहा है। अब देखिए इथिकल, मोरलिटी और राइट से जुड़ा हुआ जो चीज है वो ग्रीन, बसानकोट, बार्कर, इन सब पे आप जा सकते हैं। कस्टमरी राइट्स आर सपोज, एकदम बिल्कुल ही आर्बिट्ररी अर्बिट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी अर्बिट है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, जाके पढ़ लीजिए रिची के बारे में, उन्होंने कस्टमरी राइट के बारे में क्या कहा। द बुक स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी किसने लिखा? ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बुक है रजनी कोठारी का, थोड़ा छिपा हुआ। रजनी कोठारी जिन्होंने कांग्रेस सिस्टम दिया, जिन्होंने काफी सारे और भी वक्तव्य दिए हैं जो कि मेरे आप गाइड में पढ़ सकते हैं, वो उन्होंने जो है स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी नाम की बुक भी लिखी थी। द रीजन फॉर द रिकवरी ऑफ सिविल सोसाइटी आर, अब ये एकदम ही उटपटांग क्वेश्चन है, इसके लैंग्वेज अच्छे नहीं है। रिकवरी ऑफ सिविल सोसाइटी, इसका रीजन क्या है? तो ऑलवेज ये सब तो पॉलिटिक्स ही होगा ना, पॉलिटिकल। सिविल सोसाइटी क्या है वो यहाँ पे थोड़ा जान लीजिए। सिविल सोसाइटी जो है वो सारा स्पेस या वो सारे एसोसिएशन, वो सारे संस्थाएं, वो सारी बॉडीज, इंटिटीज जो स्टेट नहीं है, मतलब गवर्नमेंट नहीं है, मार्केट नहीं है, ये जो थर्ड इंटिटी है वो सिविल सोसाइटी है, जिसमें कि आप एनजीओज ले सकते हैं, मीडिया ले सकते हैं, उसमें पॉपुलर लीडर ले सकते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप ले सकते हैं, प्रेशर ग्रुप ले सकते हैं, ओपिनियन लीडर ले सकते हैं, सोशल मूवमेंट ले सकते हैं। ये सब जो है सिविल सोसाइटी का पार्ट है। पॉलिटिकल मान लीजिए। पॉलीआर्ची जैसा मैंने बताया ये प्लूरलिज्म थॉट है। पॉलीआर्ची का मतलब ये होता है कि पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत सारे ग्रुप्स इंडिविजुअल में। जो रॉबर्ट डहल ने इस पे बुक ही लिखी है पॉलीआर्ची, इसको याद कर लीजिए। उनकी दूसरी बुक भी प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी भी याद कर लीजिए। पॉलीआर्ची में उन्होंने ये कहते हैं कि पीपुल एक्ट थ्रू द इलेक्टोरल सिस्टम एज ए ग्रुप प्रोसेस, मतलब वो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के थ्रू भी अपने पावर को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, और एक एसोसिएशन ग्रुप बना करके भी राइट को एंजॉय करते हैं। पॉलीआर्ची मतलब कि जैसे पॉलीआर्ची उन्होंने इस बेसिस पे कहा था कि ये ओलिगार्ची नहीं है या कुछ लोगों का रूल नहीं है, ये बहुत सारे जगह जो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉलीआर्ची। Which country has the highest bribery rate in the Asia Pacific region? अब ये सब करंट होगा, आप जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है वो देख लीजिए, उसमें जो नीचे होगा, तो इसलिए मैं ये सबको छोड़ रहा हूँ। सब करंट इवेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिएगा। ये सब करंट इवेंट का है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री सेट टू रिप्रोड्यूस बुद्धिस्ट सर्किट, वो कब है? विच कंट्री इज डेवलपिंग स्टील्थ मिलिट्री, वो सब आज से 6 साल पहले ये सब बातें हैं, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। Who is South Korea's first democratically elected leader, जो अभी उसको फोर्स कर दिया गया ऑफिस से बाहर, उस समय में थी। Which US state was first to sue President Trump over revised travel ban, ये सब उस समय में थी। Which of the following are prepaid? अब यहाँ पे आइए, क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन है। प्रीपेड पेमेंट कौन कौन सा इसमें? मोबाइल वॉलेट है, यूपीआई अब हो गया है, स्मार्ट कार्ड है, पेपर वॉचर है, ये सब है। यूपीआई तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस समय उतना इंपॉर्टेंट नहीं था 2-5-6 साल पहले। Which state will launch India's first public registry of sex? उस समय करंट इवेंट है। What does the new IM bill 2017 डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। Which of the following are NCD, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, केवल आपको ये इसका फुल फॉर्म जानना है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज, ये सब थोड़ी कोरोना के जैसा फैलता है एक से दूसरे आदमी में, इसलिए नहीं फैलता, इसलिए नॉन कम्युनिकेबल। ऑल ऑफ द अबव है, ऑल ऑफ द अबव ऑलवेज करेक्ट ज्यादा होता है, बात को फिर से बता रहा हूँ। ये दो स्टेटमेंट पढ़िए। इलेक्शन कमीशन अलॉट पार्टी सिंबल टू ऑल एक्सेप्ट नेशनल स्टेट पार्टी, ऐसा थोड़ा है कि वो रिकॉग्नाइज पार्टी को नहीं करेगी, सॉरी रजिस्टर्ड पार्टी को नहीं करेगी, करेगी, सबको इलेक्शन सिंबल देगी, इसलिए ये फॉल्स है।
इन केस ऑफ डिवीजन इन ए पार्टी, झगड़ा यदि हो गया तो बोथ सेक्शंस आर अलाउड टू डिसाइड ऑन देयर ओन। क्या अपने से डिसाइड करेंगे कि हमारा क्या सिंबल होगा? नहीं, वो इलेक्शन कमीशन को जज के तौर पे जाते हैं कि भाई आप डिसाइड करो, इसलिए ये भी फॉल्स है। तो ना तो ये सही है ना वो सही है, मतलब नाइदर वन नॉट टू। कोल्ड स्टार्ट क्या होता है? स्टार्ट एक डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो इंडिया पाकिस्तान के केस में ये लाया गया था बहुत सारे फॉरेन एक्सपर्ट या डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा। उसमें ये था कि आप जो बिल्ड करो ऑफेंसिव ना, वो कन्वेंशनल वॉर पे बेस्ड करो। कभी न्यूक्लियर वॉर मत सोचो कि जाकर के सीधा बम गिराएंगे, उससे मतलब कि म्यूचुअल एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन वाली सिचुएशन आ जाएगी मैट। तो आप कन्वेंशनल वॉर करो और ऐसा करो कि आप उसको जीत लो, इस तरह का बिल्डअप करो। तो कोल्ड स्टार्ट मतलब इट इज नॉट हॉट स्टार्ट। तो डिफेंस की स्ट्रेटजी है। सॉरी, ये टिक के दिन नहीं मारा जा रहा क्योंकि इस पे इमेज है, तो यहाँ से चले बी मैं कर रहा हूँ, बी सही डिफेंस। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75 एकमात्र ऐसा आर्टिकल जो कहता है देयर विल बी अ प्राइम मिनिस्टर हु विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये सही है। ए पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बिकम द पीएम। यस, वो तो मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर पे जो लागू होता है कि मिनिस्टर कोई भी बन सकता है, यूनियन मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर भी, उसको 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर बन जाना है। तो ये दोनों ही जो है बहुत सही है। Which article deal with the relationship between president and PM? ये आर्टिकल 78 है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि पीएम की ड्यूटी है प्रेसिडेंट के प्रति ये जाके उसको बताएगा, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कर रहा है वो बताएगा, यदि फॉरेन जाता है तो वहां से लौट के बताएगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बता दो कि जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो उनका रिलेशन ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट से काफी खराब हो गया था। वो फॉरेन से लौट के आए, वो पास नहीं गए, उनको किसी ने बोला कि ये तो 78 में है भी कि आपकी कुछ कुछ ड्यूटी होती है, परंपरा भी रही है कि आपको प्रेसिडेंट को बताना चाहिए। तो उन्होंने कहा था मैंने काफी परंपराएं तोड़ी है, इस टाइप का उन्होंने एक एब्रेसिव स्टेटमेंट दिया था। आर्टिकल 75 मैंने भी आपको बताया प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है। आर्टिकल 7 जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, तो इसलिए आर्टिकल 78 यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, सब जगह सही नहीं होता। Which of the following are true regarding constitutional position of President of India? ये जो है एक डाउटफुल क्वेश्चन है, मेरे अनुसार से ये तीनों ही सही है, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं है। पहला क्या कहता है, द प्रेसिडेंट हैज नो सिचुएशनल डिस्क्रिशन व्हेन इट कम्स टू डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट इट्स मेजोरिटी। ये मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, आर्टिकल 83(2) की बात ये कर रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो हाउस को, लोकसभा को टाइम टू टाइम जो है डिसॉल्व कर सकता है। अब उसका जो है डिसोल्यूशन उसका एक तरह का डिस्क्रिशन है। यदि मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लूज कर चुका है मेजोरिटी, तो प्राइम मिनिस्टर उसका हेड है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यदि कहेगा कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, तो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड। वो ये सोचेगा कि कहीं हम और कोई दूसरे कोलिशन या और पार्टी में एक्सप्लोर करें कि कोई और बचा ले इस लोकसभा को, इसलिए यहाँ पे है उसकी सिचुएशनल डिस्क्रिशन डेफिनेटली है। और कई बार प्रेसिडेंट ने इसका यूज किया, नीलम संजीव रेड्डी ने यूज किया, चरण सिंह जो कि अपनी कभी फेस भी नहीं कर पाए लोकसभा को, उनके भी एडवाइस को मान लिया, जबकि वो नहीं भी मान सकते थे। तो प्रेसिडेंट हैज सिचुएशनल डिस्क्रिशन, ये सही है। और प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर द एडवाइस ओनली वंस, ये भी सही है। और ये आर्टिकल 74 में ऐसा है, पढ़ लीजिएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम व्हेन नो पार्टी हैज अ मेजोरिटी, ये भी जो है 75 के अंदर जो है उनको सिचुएशनल डिस्क्रिशन। तो मेरे अनुसार से ऑल सही है, इसलिए डाउटफुल और पढ़ लीजिएगा। Whose oath include the statement I will bear the true faith and allegiance of Constitution of India? ये प्रेसिडेंट को छोड़ करके बाकी सबका है 1, 2, 4। प्रेसिडेंट जो है वो यूनिक है, वो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने का जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका ओथ लेता है। इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए, कहीं आपको यूज हो जाएगा कि 3rd शेड्यूल में ओथ की बातें लिखी हुई है। उसमें ना प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के ओथ का फॉर्मेट नहीं दिया है, क्योंकि इनका फॉर्मेट अलग आर्टिकल में है। 60 प्रेसिडेंट, 69 वाइस प्रेसिडेंट, 159 गवर्नर। बाकी सारे जो है यूनियन मिनिस्टर, लेजिस्लेचर और ये सब जितने भी जजेज, सीएजी, सब की ओथ का फॉर्मेट 3rd शेड्यूल में दिया गया है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है कि प्राइम मिनिस्टर कोई सेपरेट ओथ नहीं लेता है, वो यूनियन मिनिस्टर के तौर पे लेता है ओथ जो लेता है, तो उसका वही फॉर्मेट होता है जो यूनियन मिनिस्टर का। Which of the following are true regarding cabinet and council of minister? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तीनों होते हैं, 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर जो यहाँ लिखा है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर। इसको बड़ा मंत्री कहते हैं, इसको छोटा, इसको सबसे छोटा मंत्री कहते हैं। कि जो केवल जो कैबिनेट मंत्री का जो ग्रुप होता है या मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यदि उसको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया हो किसी मिनिस्ट्री में, जैसे रेलवे अभी है, उसमें मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई कैबिनेट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ
कि कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को रेलवे का इंचार्ज दे दिया गया मिनिस्ट्री का, और उसके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं, इसको कहते हैं स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज, तो वो भी कैबिनेट का पार्ट बन जाता है। तो ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर और जो स्टेट मिनिस्टर जो इंडिपेंडेंट चार्ज में, ये मिलकर जो छोटा जो ग्रुप बनता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो कैबिनेट होता है। वो लगभग हर वीक या एक वीक में 2 बार मिलकर के डे टू डे शासन जो कंट्री का चलता है वो कैबिनेट चलाता है, जिसको हेल्प करती है कैबिनेट सेक्रेटरीट, जिसका हेड होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों में भेद देखे तो कैबिनेट फंक्शन आर डिटरमाइंड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको तो चलिए ठीक आगे देखते हैं। कैबिनेट मीट्स मोर फ्रीक्वेंटली देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बात बिल्कुल सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड ऑल 3 कैटेगरी, तो 2 और 3 तो सही है ही। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है 1 की ऐसा है, क्योंकि कैबिनेट थोड़ी पावरफुल हो जाती है तो वो सीओएम से अपना डायरेक्शन लेगी। आई डोंट थिंक, तो ए ज्यादा प्रोबेबल लगता है। बस टिक मारा, और रिसर्च करना है तो कर लीजिए। यहाँ पे तो बहुत आसान है कि ये तीनों ही है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। विच आर द मोड्स ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि कहीं से लिया गया है, ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। 3 तरीके से आप इसको जो है खो सकते हैं। रिनंसिएशन, अपने आप छोड़ दीजिए, आपको टर्मिनेट कर दिया गया, और डिप्रीवेशन, आपसे छीन लिया गया, तो ऑल ऑफ द अबव जो है हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि पार्ट 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, और आर्टिकल 5 से 11 जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। यहाँ पे ये एक भी क्वेश्चन बहुत अंदर की पूछा जा सकता है कि सिटीजनशिप जो एक्ट है 1951 का ये एक्ट है, वो कितने बार अमेंड हुआ है वो भी देख लीजिएगा। लास्ट टाइम 2019 में हुआ था CAA, जिसमें मूवमेंट हो गया था, तो 2003 में भी हुई है, और भी कई बार हुई, देख लीजिए 3-4 बार हुई है। लास्ट स्लाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए ये दोनों कैटेगरी थोड़े अलग अलग हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो हैं जो कि कभी इंडिया के सिटीजन थे, जैसे एक बच्चा यहाँ पे बड़ा हुआ और वो चला गया अमेरिका पढ़ने और वहां का सिटीजनशिप ले लिया, तो इंडिया डुअल सिटीजनशिप नहीं देता, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप लूज कर जाएगी, तो वो PIO हो जाएगा, पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जाएगा, जो बाहर रह रहे हैं, और या मतलब वहां दूसरे के सिटीजन है लेकिन वो इंडियन ओरिजिन के हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक अलग कैटेगरी है, जो कि आजादी के टाइम में सिटीजनशिप के लिए वो एलिजिबल थे, जैसे कि एंग्लो इंडियन थे, पुर्तगीज थे, कई और कैटेगरी थे, लेकिन वो बाद में इंडिया में बसे नहीं, वो बाहर रह गए, तो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, मतलब कि सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए एलिजिबल लेकिन रहते बाहर हैं। तो वो जो OCI को जो कार्ड दी जाती है वो ज्यादा आपको राइट देती है, जैसे कि OCI इंटाइटल फॉर लाइफ लॉन्ग वीसा, कभी भी इंडिया आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन PIO जो है केवल 15 साल के उनको वीसा मिलता है। PIO कार्ड होल्डर इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड विद लोकल पुलिस अथॉरिटी फॉर स्टे, 180 दिन से अधिक यदि PIO रहता है तो आपको पुलिस थाने बताना पड़ेगा भाई हम रह रहे हैं, जबकि OCI जो है इस तरह का कोई रजिस्ट्रेशन उनकी पुलिस में बंदिश नहीं है, तो उनको ज्यादा राइट दिया जाता है। ये दोनों कार्ड जो है प्रवासी भारतीयों को अट्रैक्ट करने और उनके डायस्पोरा, इसको इंडियन डायस्पोरा बोलते हैं, जो बाहर बसे हुए हैं, उनको यूज करने के लिए, उनको गुड ह्यूमर में रखने के लिए सारे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कार्ड का प्रोविजन किया है। तो बोथ 1 और 2 सही स्टेटमेंट है। When can Parliament make laws on state list? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आर्टिकल भी आप देख लीजिएगा। जब 2 या 2 से अधिक स्टेट ऐसा रिजोल्यूशन पास करे अपने लेजिस्लेचर से तो कर सकती है। इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिना स्टेट से पूछे हुए उस पर लॉ बना सकती है, जैसे मान लीजिए कोई बॉर्डर एग्रीमेंट हो, कुछ भी हो। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी भी जो है, नेशनल इमरजेंसी यदि हो जाए तब भी, स्टेट इमरजेंसी यदि स्टेट में है तब भी बना सकती है, और यदि राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से एक रिजोल्यूशन पास कर दे कि हाँ स्टेट के सब्जेक्ट पे बना सकती है, तो वो 5वां कॉज है जिससे कि बना सकती है। ये सारे जो 4-5 जो हैं वो आपको जानने चाहिए। राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से यदि रिजोल्यूशन पास करे कि स्टेट सब्जेक्ट पे यूनियन पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, तब भी लॉ बन सकते हैं। सो ऑल ऑफ दैट। सो ओके, चलिए ठीक है, लास्ट स्लाइड पर बात करते हैं। देखिए यदि आप इस क्वेश्चन को देखें तो मैं फिर से बोलूंगा कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का इसमें जो है मिक्सचर है, और ये किसी भी, खास करके जो CUET जो मेरे स्टूडेंट देने वाले हैं उनके लिए तो ये पेपर एकदम बून है, क्योंकि इससे 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन तक रह सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे इसमें है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको मत माइंड कीजिएगा, क्योंकि जब मुझे कोई पेपर अच्छा लगता है, इसमें अर्बिट बहुत कम है, करंट इवेंट को निकाल दीजिए तो 70 क्वेश्चन आसपास जो आपको 3-4 बार देख लीजिएगा। इसके अलावा जो मैं हमेशा इन्फॉर्म करता हूँ, चलिए मेरी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताना कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है CUET के लिए, DUET के लिए। अभी भी 1 महीने से ज्यादा वक्त है, अगस्त में हो सकता है एग्जाम हो या जुलाई में हो, तो यदि आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि सारे पेपर जो अभी तक वहां दिए गए हैं वो आपको मिल जाते हैं PDF फॉर्म में, इसलिए आप कुछ लूज नहीं करते हैं।
तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे और बेनिफिट है। गूगल मीट पे लाइव क्लासेज होते हैं, जो पुराने जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, डिस्कशन होती है, डाउट क्लियरेंस सेशन होती है, मैं खुद वहाँ पे गाइड करता हूँ। यदि आप इंटरेस्टेड हैं ये पेड कोर्स को ज्वाइन करने का, तो नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर जो है आप इस ईमेल पे भेजिए, आपको गाइड किया जाएगा। इस तरह से आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं भरसक कोशिश करता हूँ आपको जवाब देने का। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं डेफिनेटली लेकर के आऊँगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे जामिया के, और फिर मेरा एम है कि इस एग्जाम जो 26-27 को है उससे पहले मैं जो भी मेरे पास पेपर है उन सबको 2-2 दिन के अंतराल पे आएगी, मतलब 1-2 दिन के बाद इस तरह से आएगी, और सबको खत्म कर देंगे हम लोग। सो गुड विशेष, खूब कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कीजिए, हंसते खेलते हुए, मेरा ये कहना है, मुस्कुराते हुए तैयारी कीजिए, और एग्जाम गाइड जरूर डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़िए। थैंक यू एंड बाय।